गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। ठीक है, हमने अल्फा बीटा गामा सेट के बारे में भी डिस्कस कर लिया था, रेडियो सक्रियता की घटना डिस्कस कर ली थी। ठीक है, नाभिक वाले चैप्टर में आज अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे नाभिकीय विखंडन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन की क्रिया क्या होती है इस बात को समझना। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन क्या है समझना इस बात को। देखिएगा, जब अपन ने बंधन ऊर्जा के बारे में डिस्कस किया था, तो उस समय हमने ये देखा था कि जो बंधन ऊर्जा, औसत बंधन ऊर्जा का जो ग्राफ है कुछ इस तरह से आता है। ठीक है ना, मीन बाइंडिंग एनर्जी, औसत बंधन ऊर्जा और न्यूक्लियोनों की संख्या के बीच में एक। ठीक है, तो इसमें ये देखा था कि जो ये हो गए मध्यवर्ती नाभिक, ये भारी नाभिक, और ये हो गया आपके लिए इधर हल्के नाभिक। ठीक है ना, और भारी नाभिकों के हमने देखा औसत बंधन ऊर्जा मध्यवर्ती नाभिकों की तुलना में कम है, इसलिए इनका स्थायित्व, स्टेबिलिटी इनकी तुलना में क्या है, कम है। ठीक, इसलिए मैंने आपको उस समय भी बताया था, इसमें से कोई भी भारी नाभिक दो या दो से ज्यादा हल्के नाभिकों में टूटता, विघटित होता है, ताकि वो इस मध्यवर्ती रेंज में आ जाए, मध्यवर्ती नाभिकों की रेंज में आ जाए, ताकि स्थायित्वता बढ़ जाए, और ये घटना क्या कहलाएगी, नाभिकीय विखंडन। ठीक है ना, तो आज ये नाभिकीय विखंडन के बारे में ही डिस्कस करना हमको। नाभिकीय विखंडन में देखिएगा कि जैसे कोई भारी नाभिक, भारी नाभिक जैसे यूरेनियम की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यूरेनियम में 235, 238 दोनों ही पाए जाते हैं। 235 अल्प मात्रा में पाया जाता है, 238 बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इनके जो आइसोटोप्स है समस्थानिक, मतलब 236 और यूरेनियम 238, 39। जो प्राकृतिक यूरेनियम मिलता है उसमें यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, मतलब न्यूक्लियरों की संख्या, ये मिलता है। ठीक है, ज्यादा मात्रा इसकी होती है, इसकी अल्प मात्रा होती है। इनके जो समस्थानिक है यूरेनियम 236 या यूरेनियम 239, ये अस्थायी होते हैं और तुरंत विघटित हो जाते हैं। ठीक है, कुछ नए नाभिकों में, एक तो है बेरियम, एक है क्रिप्टॉन, प्लस न्यूट्रॉन के साथ कुछ ऊर्जा की उत्सर्जित होती है। देखना, इसको समझते हैं। यूरेनियम 235 स्थायी, लेकिन जब इसकी एक न्यूट्रॉन से बौछार कराई जाती है, न्यूट्रॉन से टक्कर कराते हैं इसकी, तो ये बदलेगा। देखो, आवेश बैलेंस करो, 92 यूरेनियम 236, तो ये क्या हो गया, अब अस्थायी हो गया। ठीक है ना, अब ये अस्थायी हो गया तो ये तुरंत विघटित होगा। तो ये विघटित होता है बेरियम और क्रिप्टॉन में। तो 56 बेरियम प्लस क्रिप्टॉन 39 पे आता है, 89 प्लस 3 न्यूट्रॉन के साथ कुछ ऊर्जा Q, और ऊर्जा का मान लगभग होता है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लगभग कितना होगा, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक विखंडन पर। अब आपको समझना, यूरेनियम 235 प्राकृतिक में मिलता है और यूरेनियम 238 भी मिलता है। ठीक है ना, इसकी भी जब टक्कर कराएंगे तो ये भी ऐसा यूरेनियम 239 में बदलेगा। बेरियम क्रिप्टॉन के अलग अलग समस्थानिक मिलेंगे, न्यूट्रॉन के साथ कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होगी। इसमें केवल एक ही रिएक्शन नहीं होती, और भी कई सारी रिएक्शंस होती है। फॉर एग्जांपल, यूरेनियम 236 अस्थायी होने के बाद में इसका ये समस्थानिक भी बनता है,
141 बेरियम में प्लस क्रिप्टोन के साथ 92 39 प्लस 3 न्यूट्रॉन के साथ में प्लस ऊर्जा, ये भी बनता है। ठीक है, और भी कई चीजें बनती है। ठीक है, अब आपको और सुनो, देखो इसमें स्ट्रोंशियम जिनोन भी बनता है, लेकिन आपको इतना याद नहीं रखना, मेनली ये एक याद रख लो, ठीक है, या फिर ये याद रख लो। ठीक है ना, बहुत सारे और भी बनता है इसके अंदर। ठीक है, अब आपको सुनो, देखो जितने भी नाभिकीय विखंडन की, जितने भी नाभिकीय विक्रिया है, कोई जरूरी नहीं विखंडन, आगे और भी पढ़ेंगे, संलयन है। ठीक है, जितनी भी नाभिकीय विक्रियाएं होती है, जो भी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो इसका सीधा सा लॉजिक है कि देखिएगा, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, ऊर्जा मिली है मतलब सिस्टम का द्रव्यमान में कमी आई है। ठीक है, तो टोटल इसका द्रव्यमान हो गया मतलब ये। ठीक है, ये क्रियाकारकों का द्रव्यमान है और ये किसका द्रव्यमान है, उत्पादों का द्रव्यमान। ठीक है, तो क्रियाकारकों का द्रव्यमान कितना हो गया, Mn प्लस M यूरेनियम। अच्छा, उत्पादों का द्रव्यमान कितना हो गया, M बेरियम के लिए प्लस M क्रिप्टोन के लिए प्लस 3 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। ये द्रव्यमान हमेशा इस द्रव्यमान से कम ही होगा। हर नाभिकीय रिएक्शन में ध्यान रखना कि अगर ऊर्जा मिल रही है तो इसका सीधा सा लॉजिक है, ऊर्जा मिली इसका मतलब निकाय के द्रव्यमान में कमी आएगी। मतलब जो उत्पाद का जितना द्रव्यमान है, कोई भी रिएक्शन हो, उत्पाद का जितना द्रव्यमान है क्रिया कारकों के द्रव्यमान से कुछ कम होता है, और ये कमी ये होगी डेल्टा एम। और इस द्रव्यमान के संगत कितनी ऊर्जा मिलेगी, तो ऊर्जा क्यू बराबर क्या हो गया, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, जब इनकी सारी वैल्यू सोल्व करते हैं, डेल्टा वगैरह निकाल के सी की वैल्यू जब रखें, तो फिर ये आंसर लगभग कितना आता है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रही मेरी बात। ठीक है, अब वापस सुनना, देखिए नाभिकीय विखंडन के एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, कि प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ भारी नाभिक जो अस्थायी है, दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में विघटित हो जाते हैं तथा कुछ न्यूट्रॉन के साथ कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ठीक है, ये घटना नाभिकीय विखंडन की विक्रिया कहलाती है। देखिए, नाभिकीय विखंडन में और जो रेडियो सक्रियता है उसमें भी यही होता है कि भारी नाभिक है जो विघटित होता है, लेकिन कुछ अंतर है। क्या क्या अंतर है समझना। अपन जनरली ऐसी बात करें तो देखिए, रेडियो सक्रियता की घटना एक प्राकृतिक घटना है, ये प्राकृतिक घटना नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, रेडियो सक्रियता की घटना में जो भारी नाभिक है वो भी विघटित होता है, लेकिन विघटन में जो सामान्यतः अल्फा बीटा या गामा कण ही बाहर निकलते हैं, और जो नया नाभिक बनता है वो मूल नाभिक के रहता आस पड़ोस में ही है। मतलब उसके द्रव्यमान संख्या में कोई ज्यादा चेंजेज नहीं होता, न्यूक्लियन की संख्या में या प्रोटॉनों की संख्या में कोई ज्यादा चेंजेज नहीं आता। ठीक है, जबकि इसमें देखिएगा 92 235 पे था, 56 पे 39 में बदल गया। ठीक है, तीसरा अंतर, उसमें सामान्यतः अल्फा बीटा कण निकलता है, इसमें सामान्यतः न्यूट्रॉन निकलता है। अगला डिफरेंस, वो जो प्राकृतिक घटना है, जैसे कि यूरेनियम में भी देखा गया था, कई सालों बाद रेडियम नामक तत्व में भी देखा गया था, उसके अंदर जो ऊर्जा की मात्रा है वो बहुत कम होती है। इसमें ऊर्जा की मात्रा अपार है, बहुत ज्यादा है, और हमको इस रिएक्शन से लेना देना नहीं है, हमको लेना देना है ऊर्जा से। इसलिए ये घटना प्राकृतिक तो है नहीं, ये कृत्रिम रूप से कराई जाती है ताकि उनको ऊर्जा मिल सके और ऊर्जा की प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो सके।
समझ में आ रही है? इसमें ऊर्जा की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है, उसमें इतनी नहीं है। ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है कि भारी नाभिक जो कि अस्थायी होता है, दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में विघटित हो जाता है ताकि उनका स्थायित्व बढ़ जाए और कुछ न्यूट्रॉन के साथ कुछ ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। ये घटना क्या कहलाएगी? नाभिकीय विखंडन। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रही मेरी बात यहां तक? ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी और भी रिएक्शन हो सकती है, आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, तो जो बुक्स में मिल जाएगी या जो नोट्स वगैरह आपको लिखवाएंगे, ठीक है, तो उसके अंदर भी ये मिल जाएगी। ठीक है, या फिर आप बुक्स में और भी देख लीजिए वो कौन कौन सी है। क्लियर यहां तक? अब एक बात और सुनो, देखो तो मैंने कि ये भी इक्वेशन और लिख दिए, स्ट्रोंशियम स्ट्रोंशियम जिनोन वाली ये भी है। ठीक है ना? ऊर्जा की मात्रा भी होगी। देखिए हमको यहाँ पे ऊर्जा, देखो एक माना जाता है ऐसा कि 1 ग्राम यूरेनियम से उतनी ऊर्जा मिल जाती है जितने की 20 टन टीएनटी से, ट्राई नाइट्रोटोलुइन बम वगैरह बनाने के लिए काम में आता है। 1 ग्राम यूरेनियम से उतनी ऊर्जा मिल जाती है जितने की 20 टन। 1 टन का मतलब आप सोच लो कि 10 बोरी है। ठीक है, एक बोरी मतलब लोकल लैंग्वेज में एक बोरी का मतलब कितना हो गया? 100 किलो, लगभग 100 किलोग्राम। ठीक है ना? तो 20 टन मतलब 200 किलोग्राम, 200 बोरी हो गई मतलब। ठीक है ना? इतने ट्राई नाइट्रोटोलुइन इतना चाहिए, इतनी एनर्जी तो 1 ग्राम यूरेनियम से ही मिल जाता है। तो जब इतनी ज्यादा एनर्जी है, इसीलिए इस रिएक्शन को आर्टिफिशियल तरीके से या कृत्रिम रूप से भी कराई जाती है ताकि ये ऊर्जा मिल सके। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो अब देखिएगा, चलिए मान लीजिए क्वेश्चन निकल लेते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं जिसके अंदर अगर पूछ ले आपको कि 1 ग्राम यूरेनियम से उत्पन्न ऊर्जा की गणना करो। क्वेश्चन ये आ गया। ठीक है ना? 1 ग्राम यूरेनियम से विखंडन अभिक्रिया में प्राप्त ऊर्जा की गणना करो। ऊर्जा की गणना करो। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया आपको। ठीक है ना? अब इस रिएक्शन को इसके साथ पे कॉपी कर लेना इन दोनों के। ठीक है ना? ये क्वेश्चन दे दिया। अब बताओ, देखो एक परमाणु यदि विखंडित होगा तो कितनी ऊर्जा मिल रही है? लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिल रही है एक परमाणु के विखंडन से। ठीक है। अच्छा, यूरेनियम का एक परमाणु का इसका द्रव्यमान कितना हो गया? 235 ग्राम की बात करें तो 1 मोल यूरेनियम, यही मतलब हो गया ना। 1 मोल यूरेनियम मतलब यूरेनियम के कितने परमाणु हो गए? अवोगाद्रो संख्या के बराबर, Na। ठीक है, तो अब देखो एक परमाणु से कितनी ऊर्जा मिल रही है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अनुमानित। ठीक है ना? अब मैं इसको तरफ कर रहा हूं। ठीक है, आपके पास 1 ग्राम है। अब देखिएगा, परमाणु की संख्या देख लेते हैं, क्योंकि एक परमाणु से हमको पता, एक परमाणु से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिल रही है, तो इससे कितनी मिलेगी? ठीक है ना? तो 1 ग्राम यूरेनियम से विखंडन अभिक्रिया में प्राप्त ऊर्जा की गणना करो। तो हमको ये देखना है 1 ग्राम यूरेनियम में परमाणु कितने हैं यूरेनियम के। तो देखिएगा 235 ग्राम, अगर 235 ग्राम यूरेनियम ले, 235 ग्राम यूरेनियम में परमाणुओं की संख्या, कितनी है बताएं आप? Na, मतलब अवोगाद्रो संख्या के बराबर। ठीक है ना? तो 1 ग्राम यूरेनियम में कितने परमाणु हो जाएंगे? Na/235।
इतने परमाणु हो जाएंगे। मतलब ये हो गया 6.02 गुणा 10 की घात 23 अपॉन 235। इतने यूरेनियम परमाणु होंगे। कितने में? 1 ग्राम यूरेनियम में। अब बताओ कि एक यूरेनियम परमाणु के विखंडन से, यूरेनियम परमाणु के विखंडन से कितनी ऊर्जा मिल रही है? मिलने वाली ऊर्जा कितनी हो रही है बताएंगे आप? लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एक परमाणु से। और 1 ग्राम में कितने परमाणु? कितने? तो 6.02 गुणा 10 की घात 23 बटा 235 यूरेनियम परमाणु के विखंडन से मिलने वाली ऊर्जा तो कितनी हो जाएगी? 6.02 गुणा 10 की घात 23 बटा 235 गुणा, ठीक है, ये हो गया आपके लिए 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, इतनी ऊर्जा मिल जाएगी। मेगावाट 10 की घात 6। हाँ, जूल में बदलना है, ई की वैल्यू रख दो। मतलब 6.02 गुणा 10 की घात 23 बटा 235, 200 10 की घात 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 कुलाम इंटू वोल्ट ये है, और कुलाम इंटू वोल्ट क्या बन जाएगा? ये जूल। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपके पास 6.02 गुणा 10 की घात 23, ठीक है, इंटू 200। ठीक है, अब यहां पे देखो ये कितना हो गया, देखिएगा 23 और 6, इस तरह से देखो 23 6 कितना हो गया? 29, और ये तो 10 की घात बच गई 10 की घात 10 गुणा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, गुणा 200 गुणा 1.6 अपॉन 235। ये आंसर किस में आ गया? जूल में। ठीक है ना, ये आंसर आ गया जूल में। आपको अगर आपको यूनिट में चाहिए, किलोवाट आवर में चाहिए, ठीक है, तो किलोवाट आवर अपने एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है ना, किलोवाट आवर में चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करो, इसमें 3.6 एक यूनिट, मतलब 1 kWh, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, ये होता है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। अगर आपको किलोवाट आवर में चाहिए ना, तो आप क्या करो, ये तो आगे आंसर जूल में। अगर किलोवाट आवर में आंसर चाहिए तो आप क्या करो कि जूल में तो ये है, अब इसको हटा रहा हूं मैं, ये हो गया 3.6 गुणा 10 की घात 6, इसे डिवाइड कर दो तो आंसर किसमें आ जाएगा? यूनिट में। ठीक है ना, या फिर किलोवाट आवर में। अब आप इसको सोल्व कर लेना, जो भी आंसर आ रहा है के। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर नहीं आता? ठीक है, आप देख लेना इसको, जो भी आंसर आ रहा है। ठीक है, अब एक टॉपिक शुरू करते हैं अपन, चेन रिएक्शन, श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, एक टॉपिक है वो श्रृंखला अभिक्रिया। वो क्या है? देखो, सुनो, देखें, देखिए अभी तक हमने ये पढ़ लिया, अभी तक हमने ये चीज पढ़ ली कि एक तरह से कि यूरेनियम का जो 235 है 236 में बदल जाएगा न्यूट्रॉन की बौछार कराने पर, न्यूट्रॉन का अवशोषित करेगा। ठीक है, तो यूरेनियम 235 236 में बदल जाएगा यूरेनियम, जो कि अस्थायी और विघटित हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब बात को सुनिए। लेकिन मैं आपको ये भी एक डिफरेंस बता देता हूं, प्रकृति में जो यूरेनियम मिल रहा है, प्रकृति में जो यूरेनियम मिलता है उसमें तो ज्यादातर मात्रा तो यूरेनियम 238 की होती है, बहुत ही अल्प मात्रा में होता है यूरेनियम 235 प्रकृति में जो मिल रहा है। ठीक है, दोनों ही न्यूट्रॉन का अवशोषित करते हैं। यूरेनियम 235 भी न्यूट्रॉन का अवशोषित कर रहा है, और यूरेनियम 238 भी
यूरेनियम को सॉरी न्यूट्रॉन का अवशोषित कर रहा है, और दोनों ही अस्थायी भी होते हैं, अस्थायी भी होते हैं। फर्क इतना यह है कि एक तरह से ये मंद गति के न्यूट्रॉन है, मंद गति के न्यूट्रॉनों का अवशोषित करता है, बहुत ही कम। इनको तापीय न्यूट्रॉन भी मंद गति के न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है, जिनको तापीय न्यूट्रॉन भी कहते हैं। जबकि ये तीव्र गति वाले न्यूट्रॉन है, तीव्र गति वाले न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है, ठीक है ना। इनकी ऊर्जा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में होती है, इनकी ऊर्जा बहुत कम 0.03 केवल आप ऐसे कह दीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में होती है, बहुत कम ऊर्जा होती है, नॉर्मल टेम्परेचर पे ही काम मिल जाता है, ठीक है ना। अब देखिएगा श्रृंखला अभिक्रिया, अच्छा दोनों ही 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित कर ही रहे, ठीक है, और ज्यादातर रिएक्शन भी यही होती है। अब देखो बात को सुनो, अब जो टॉपिक है हमारा श्रृंखला अभिक्रिया, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रृंखला अभिक्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया मतलब चेन रिएक्शन। श्रृंखला अभिक्रिया क्या है समझो बात को। देखिएगा अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया कि अगर मान लीजिएगा ये है यूरेनियम, ठीक है, अगर मान लीजिएगा जैसा कि एक न्यूमेरिकल किया कि 1 ग्राम यूरेनियम भी है, तो 1 ग्राम यूरेनियम में बहुत सारे यूरेनियम के परमाणु हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो बहुत सारे यूरेनियम के मान लीजिए आपके पास पदार्थ पड़ा है और बहुत सारे उसमें यूरेनियम के परमाणु हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिएगा उसमें से किसी एक न्यूट्रॉन की बौछार करा दी जाए, विखंडन की विक्रिया शुरू हो जाएगी, 236 में बदल जाएगा। क्या होगा, वो बेरियम क्रिप्टॉन में बदलेगा, साथ में 3 न्यूट्रॉन भी उत्सर्जित करेगा। 3 न्यूट्रॉन भी उत्सर्जित करेगा, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, न्यूट्रॉन उत्सर्जित हुए, तो अब बताइएगा जो पदार्थ पड़ा है, ठीक है, उसमें एक न्यूट्रॉन की टक्कर करा दी 236 में, ये बेरियम और क्रिप्टॉन में कोई ना कोई एक परमाणु टूटा होगा, ठीक है। अच्छा उत्पाद के साथ में 3 न्यूट्रॉन और मिले हैं ना, ये 3 न्यूट्रॉन शांति से थोड़े बैठेंगे, ये 3 न्यूट्रॉन उस पदार्थ में कोई दूसरे 3 परमाणु को फिर तोड़ेंगे, विघटित करेंगे। तो अब यहां से ये यूरेनियम 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 इसको विघटित किया, फिर यहां पर बेरियम क्रिप्टॉन के साथ में 3 न्यूट्रॉन, बेरियम क्रिप्टॉन के साथ में 3 न्यूट्रॉन, बेरियम क्रिप्टॉन के साथ में 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होंगे, क्लियर यहां तक। अच्छा ये 3 न्यूट्रॉन फिर यूरेनियम के परमाणु को विघटित करेंगे, यूरेनियम के परमाणु को विघटित करेंगे, बेरियम क्रिप्टॉन के साथ में फिर 3 न्यूट्रॉन, यहां से भी देखिएगा बेरियम क्रिप्टॉन के साथ में फिर 3 न्यूट्रॉन, यहां पर भी बेरियम और क्रिप्टॉन के साथ में 3 न्यूट्रॉन को उत्सर्जित करेगा, ठीक है ना। हर परमाणु हर देखिएगा ये यूरेनियम विघटित हुआ, ये यूरेनियम, ये यूरेनियम, यहां से भी यूरेनियम, ये भी हो गया यूरेनियम, ये भी हो गया यूरेनियम, ठीक है। सबके अंदर ऐसी ही रिएक्शन होगी 3 न्यूट्रॉन के साथ में, और ठीक है, मैं यहां पे न्यूट्रॉन इस तरह से बना देता हूं, इस तरह से, ये न्यूट्रॉन 3, ठीक है ना, बेरियम क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन, ठीक है ना। इस तरह से न्यूट्रॉन भी उत्सर्जित होने लगेंगे, ठीक है।
अब बात को समझो, देखो तो अब देखिए आगे फिर और सारे विघटित होंगे। होगा क्या, पहले एक परमाणु विघटित हुआ, उसके बाद में 3, उसके बाद में देखो 9, उसके बाद में कितने हो जाएंगे 27, ठीक है। और एक श्रृंखला आगे चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी, श्रृंखला विक्रिया शुरू हो जाएगी अपने आप। अब ये श्रृंखला विक्रिया, अच्छा इस चीज को तो कहते हैं श्रृंखला विक्रिया कि बहुत सारा यूरेनियम पदार्थ पड़ा है, कोई भी उस पदार्थ में से कोई भी एक परमाणु यदि विघटित हुआ, ठीक है, तो उसके साथ में नए बेरियम क्रिप्टोन के साथ में न्यूट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, ठीक है ना। वो जो उत्सर्जित हुए न्यूट्रॉन अन्य परमाणु को विघटित कर रहे हैं और इस तरह से नए पदार्थों के साथ में बेरियम क्रिप्टोन के साथ आगे न्यूट्रॉन उत्सर्जित और एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी। क्लियर। अब ऊर्जा की बात करो, समझो, देखो यहां पर ऊर्जा कितनी मिल रही है, एक परमाणु विघटित हुआ 3 न्यूट्रॉन के साथ लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पे देखो ये विघटित हुआ, ये यहां पे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पे भी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 गुनी। अब यहां पे 200 200 200, हर की 3 गुनी मिल रही है। अब ये चेन रिएक्शन दो तरह की हो रही है, एक तो हो गई नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और एक होती है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। देखिए कंटिन्यू यदि ऊर्जा इस तरह से बढ़ रही है, 200 फिर 600 फिर 1800 हो जाएगी, फिर 5400 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर इस तरह से अगर रिएक्शन अगर बढ़ी और ऊर्जा भी, तो कुछ ही टाइम में ये एक विस्फोट का रूप धारण कर लेगी, जैसे बहुत बड़ा एक तरह से एक्सप्लोसिव हुआ हो, विस्फोट हुआ हो, ठीक है ना। वो एक तरह से ऐसी कंडीशन होने लग जाएगी, ठीक है, और अनियंत्रित हो जाएगी, अनकंट्रोल हो जाएगी, जैसे कि परमाणु बम में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो परमाणु बम हमला हुआ था, आप मानोगे नहीं, उसके अंदर लाखों लोगों की जान गई थी, ठीक है ना। तो ये बहुत, जैसे परमाणु बम में अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया ही होती है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, श्रृंखला अभिक्रिया शुरू करने के लिए विखंडनीय पदार्थ जिसका विखंडन होना है, विखंडनीय पदार्थ का न्यूनतम द्रव्यमान होना ही चाहिए, कि भाई कम से कम इतना द्रव्यमान तो होना ही चाहिए ताकि श्रृंखला अभिक्रिया शुरू हो सके, ठीक है। और उस द्रव्यमान को कहते हैं क्रांतिक द्रव्यमान, लिख लेना, क्रांतिक द्रव्यमान। यूरेनियम के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 किलोग्राम। तो क्रांतिक द्रव्यमान क्या होता है, किसी विखंडनीय पदार्थ का वह न्यूनतम द्रव्यमान, विखंडनीय पदार्थ का वह न्यूनतम द्रव्यमान जिससे कि श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो सके। यूरेनियम के लिए इसकी वैल्यू कितनी है, 10 किलोग्राम, मतलब 10 किलोग्राम यूरेनियम होगा तो श्रृंखला अभिक्रिया शुरू होगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। इसलिए परमाणु बम को रखते हैं तो 2 अलग अलग पार्ट में रखते हैं ताकि विखंड श्रृंखला अभिक्रिया शुरू ना हो सके, ठीक है। तो 2 तरह की होते हैं, यहां तक ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। यदि अगली पीढ़ी में न्यूट्रॉन की संख्या पहली पीढ़ी से न्यूट्रॉन की संख्या से ज्यादा है, अगली पीढ़ी में 3, इससे पहली पीढ़ी में 1, अगली पीढ़ी में 9, ठीक पहली पीढ़ी में 3, मतलब किसी भी पीढ़ी में न्यूट्रॉन और उससे पहले वाली पीढ़ी में न्यूट्रॉन, चेक कर लो, हर अगर अगली पीढ़ी में न्यूट्रॉन की संख्या पहली पीढ़ी से ज्यादा है, मतलब उसके ठीक पहले वाले से, ठीक है, तो ज्यादा विखंडन होने लगेगा, ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होगी, तब तो बनेगी ये अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, जैसे कि परमाणु बम में, ठीक है। और नाभिक की भट्टी में, नाभिक की भट्टी के में जब प्रोडक्शन स्टार्ट करना हो, नाभिक की भट्टी, देखिए इस ऊर्जा के उपयोग का शांति कार्यों में उपयोग लेने का एक साधन है, कि जैसे बिजली की प्रॉब्लम आ रही, बिजली की समस्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या हो रही है, ठीक है, तो वहां पर हम इस ऊर्जा को काम में ले सकते हैं, और इसका विनाशकारी रूप हथियार बनाने में, ये हो गया विनाशकारी रूप, ठीक है। तो नाभिक की भट्टी में भी
प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए, कि एक तरह से हाँ धीरे धीरे चालू तो हो प्रोडक्शन, पहले कुछ ऊर्जा तो मिले, ठीक है, उसके अंदर भी अनियंत्रित स्टार्टिंग में रखते हैं, ठीक है। दूसरी बात, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का मतलब ये हो गया कि यदि अगली पीढ़ी में न्यूट्रॉन पहली पीढ़ी में न्यूट्रॉन के बराबर या उससे कम होते हो, मतलब ऊर्जा उत्सर्जित ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सके किसी भी तरह से, तो फिर उसको नाम क्या कहेंगे अपन, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, जैसे कि परमाणु भट्टी में होती है। क्लियर यहां तक, ठीक है। इसके अंदर एक बहुत कॉमन चीज है, ये पूछ ली जाती है, एक आएगा पुनरुत्पादन गुणांक, रिप्रोडक्शन फैक्टर, वो क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां तक चीज क्लियर है ना, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। देखिए मैं यहां पर आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, मैं इसको रब ही कर रहा हूं, आप एक बार इसको कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको रब कर रहा हूं, फिर समझाता हूं मैं आपको। देखिए पुनरुत्पादन गुणांक के श्रृंखला अभिक्रिया जैसे चली रही थी भाई, जैसे फॉर एग्जांपल की यूरेनियम था, ठीक है, बेरियम क्रिप्टॉन के साथ में 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित हुए और फिर 3 परमाणु को फिर विघटित किए, ठीक है, और यहां पे 3 न्यूट्रॉन फिर मिलेंगे, क्लियर, ठीक है। तो पुनरुत्पादन गुणांक होता है किसी भी पीढ़ी में उत्पन्न न्यूट्रॉनों की संख्या अपॉन उसके ठीक पूर्ववर्ती पीढ़ी में उत्पन्न न्यूट्रॉनों की संख्या। तो किसी भी पीढ़ी में यहां पे देख लीजिए अगर 3, तो इससे ठीक पहली वाली पीढ़ी में 1, तो यहां पर श्रृंखला में यहां पे देख लीजिए यहाँ पे कितने हो गए 9, इससे ठीक पहले वाले में 3, तो 9 बट या तो 3/1 कह दो या 9/3 कह दो, तो k की वैल्यू इस वाले में कितनी हो गई 3, ठीक है, जैसे इस वाले एग्जांपल में, ठीक है। अगर k का मान 1 से ज्यादा है, k का मान 1 से ज्यादा है अगर, इसका मतलब हर अगली पीढ़ी में न्यूट्रॉन पहली वाली पीढ़ी से ज्यादा होंगे, और अगली पीढ़ी में न्यूट्रॉन यदि पहले से ज्यादा है, अगली पीढ़ी में न्यूट्रॉन पहले से ज्यादा है, इसका मतलब अनियंत्रित श्रृंखला, क्योंकि न्यूट्रॉन ज्यादा होने का मतलब ज्यादा एक तरह से परमाणु विघटित होंगे, ठीक है, तो ज्यादा ऊर्जा भी उत्सर्जित होगी, हर बार पहले से ज्यादा ही होगी और विस्फोट का रूप धारण कर लेगी, तो k ग्रेटर देन 1, एग्जाम्पल परमाणु भट्टी, सॉरी परमाणु भट्टी नहीं, परमाणु बम, परमाणु बम में k ग्रेटर देन, ठीक है ना, एग्जाम्पल k ग्रेटर देन 1 के एग्जाम्पल परमाणु बम, परमाणु बम में, ठीक है। अगर k बराबर 1 है, k बराबर 1 है, इसका मतलब हर अगली पीढ़ी में न्यूट्रॉन पहली वाली पीढ़ी के बराबर ही है, ठीक है, इसका मतलब k बराबर 1 अगली पीढ़ी में न्यूट्रॉन पहले के बराबर ही है, तो इसका मतलब ये हो गया परमाणु भट्टी में सतत उत्पादन के लिए, कि जितनी ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है उतनी की उतनी टरबाइन के जरिए विद्युत में बदली जा रही है, जितनी उत्सर्जित हो रही है उतनी विद्युत में बदली जा रही है, क्योंकि अगर k का मान 1 हो गया तो हर अगली पीढ़ी में भी ऊर्जा उतनी उत्सर्जित होगी जितनी पहली पीढ़ी में भी, तो जितनी ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है उतनी उतनी आगे काम में भी आ रही है, ठीक है, तो फिर k बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, तो ये भी नियंत्रण में ही आएगा मतलब, ठीक है। तो परमाणु भट्टी में सतत उत्पादन के लिए, सतत उत्पादन हेतु, ठीक है, k लेस देन 1 यदि हुआ, k लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया, अगली पीढ़ी में न्यूट्रॉन पहली वाली पीढ़ी से क्या है कम,
ठीक है, तो अगली पीढ़ी में यदि न्यूट्रॉन कम हुए, इसका मतलब अगली बार में ऊर्जा पहली बार से क्या होगी, कम। तो अगली बार ऊर्जा और भी कम होगी, और भी कम होगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, धीरे धीरे अभिक्रिया बंद हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ऐसा हो कि भट्टी में उत्पादन बंद करना है, कुछ तकनीकी खराबी आ गई है, तो प्रोडक्शन को कुछ टाइम के लिए बंद करना है, ठीक है, तो फिर K<1 रखा जाता है। हाँ, कैसे रखते होंगे, क्या करते होंगे, तो जब परमाणु भट्टी पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो परमाणु भट्टी में ये कह सकते हैं इसमें कि परमाणु भट्टी में उत्पादन बंद करने हेतु, उत्पादन बंद करने के लिए, ठीक है, तो अगर K<1 है तो नियंत्रण में ही रहेगी, K>1 है तो अनियंत्रण हो जाएगी। ठीक है, तो परमाणु भट्टी में सामान्यता है, परमाणु भट्टी में, हालांकि प्रोडक्शन को स्टार्ट करने में परमाणु भट्टी में K>1 रखा जाता है कि भाई पहले प्रोडक्शन शुरू तो हो, जितना चाहिए उतना तो लो। ठीक है, परमाणु बम में भी कह सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो परमाणु भट्टी में, परमाणु भट्टी में उत्पादन शुरू करने पर, शुरू करने के लिए, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है ना, तो ये तो हुई कुछ चीजें, श्रृंखला विक्रिया क्या होती है, नाभिकीय विखंडन विक्रिया डिस्कस कर ली, फिर श्रृंखला विक्रिया दो तरह की हो गई, नियंत्रित अनियंत्रित। ठीक है, क्या होते हैं ये दोनों में, ये भी डिस्कस कर लिया, क्रांतिक द्रव्यमान क्या होता है, पुनरुत्पादन गुणांक क्या होता है। ठीक है, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली। थैंक यू क्लास।